अनुपम जी, इस समय बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। कि पूरे बांग्लादेश में इस समय कोहराम मचा हुआ है। यूनिस के पैर कांप रहे हैं। पहले हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा था, लेकिन अब कट्टरपंथी मुसलमानों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कर कौन रहा है। पहले अज्ञात हमलावर आते हैं, सिकंदर को और हादी को ठोक कर चले जाते हैं। इसके बाद अब अज्ञात बमबाज भी बांग्लादेश में कोहराम मचा रहे हैं। दो जगहों पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक धमाके बांग्लादेश में हुए। अनुपम जी, कौन है वो जो पीछे से साजिश रच रहा है, कट्टरपंथी मुसलमानों को बांग्लादेश में चुन चुन कर ठोक रहा है? बांग्लादेश की इस समय की जो स्थिति है अनुपम जी, क्या खबर है, क्या खबर आ रही है बांग्लादेश से? देखिए संदीप, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है। और हम अगर ये समझे तो हमें पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, पूरा टाइमलाइन समझना पड़ेगा। और चलिए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ 12 दिसंबर से लेकर अब तक बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है। इसी में इस बात का जवाब छिपा हुआ है कि ये करवा कौन रहा है। ये जो अचानक अदृश्य लोग आए हैं, अज्ञात लोग आए हैं, क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही भारत का कोई रोल है, ना ही भारत का कोई हाथ है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं इसका आपको एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं और 12 दिसंबर से हम शुरू करते हैं। 12 दिसंबर को अगर याद हो आपको तो गोली लगी थी उस्मान हादी को। और 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की सरकार, 18 दिसंबर बल्कि पकड़ लीजिए आप, 18 दिसंबर तक बांग्लादेश की सरकार ये जताती रही कि हम उस्मान हादी को बचाने के लिए चाहे पाताल खोदना पड़े, जो करना पड़े हम करेंगे। ये बांग्लादेश की सरकार का स्टैंड था और वो बार बार यही प्रतीत करवाती रही लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को। इसके पीछे क्या वजह थी? जो आदमी गोली लगते ही मर चुका था, जिसे बांग्लादेश के डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं बचेगा अब ये, उसके बाद भी जबरन एयर एम्बुलेंस से उसको सिंगापुर भेजा गया। सिंगापुर भेजकर वहां पर करीब 5 दिन डेड बॉडी रखवाई गई हॉस्पिटल में। इसके पीछे जानते हैं आप वजह क्या थी? इसके पीछे सीधा सीधा वजह ये थी कि जितना वक्त लगेगा उस्मान हादी को दफनाने में, उस्मान हादी के दफन होते ही सारा मामला ख़त्म हो जाता। तो जितना वक्त लगेगा या जितनी देर हम करेंगे उतना हमारा फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा क्या है? बांग्लादेश में साल 2024 और ख़ास तौर पर अगस्त 2024 के बाद से एक सेंटिमेंट का बहुत उभार हुआ। जो रेडिकल इस्लामिक संगठन हैं वहाँ पर एक्टिव, जो आईएसआई के इशारे पर, जो अलकायदा के इशारे पर, या जो आतंकी संगठन के अलग अलग मॉड्यूल के तौर पर काम करते हैं, ऐसे संगठनों का काम क्या है वहाँ पर? ऐसे संगठनों का काम है कि वहाँ रह रहे हिंदुओं के खिलाफ वहाँ के मुसलमानों को भड़काना। और ये उनको मौका मिल गया 16-17 तारीख को, 16 दिसंबर 17 दिसंबर को मौका मिल गया। उस्मान हादी को गोली लगी, एक नैरेटिव बना दिया गया कि गोली मारने वाला हिंदू था और उसका कनेक्शन भारत से था। और नतीजा ये हुआ कि वो अचानक जो पब्लिक थी वो सड़क पर उतर आई। वहाँ जाहिलों की तो फौज भरी है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो उनको इस पर भरोसा हो गया और वो सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगे, गंध मचाने लगे। उसके बाद जो हुआ सबने देखा। 19 दिसंबर को, अब सोचिए, जिस आदमी की डेथ 12 दिसंबर को ही हो गई, उसकी डेथ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को यानी पूरे 7 दिन तक, 6 दिन और करीब करीब 20 घंटे इस खबर को कि उस्मान हादी की मौत हो गई है दबाए रखा गया। और यही पब्लिक के बीच मैसेज दिया जाता रहा कि भाई बांग्लादेश में भारत के कुछ एजेंट्स घुस आए हैं, या भारत के इशारे पर ये जो हो रहा है सो भारत के इशारे पर हो रहा है। और यही चीज़ वहाँ के लोगों की भावनाएं भड़का रही थी। अब उसके बाद आपने जो एक बात कही है कि ये जो अज्ञात है या अदृश्य लोग हैं, ये कौन है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। 12 तारीख से हमने शुरू किया, 19 तारीख तक हम समझ गए। 21 तारीख को एक और घटना होती है बांग्लादेश में। उस्मान हादी जिस पार्टी से था उसका नाम था नेशनल सिटीजन पार्टी, एनसीपी। और ये स्टूडेंट्स के लिए 2024 में माफ़ करिएगा, 2024 में इस पार्टी ने स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इसी पार्टी का जो उस्मान हादी के बाद दूसरा लीडर था, उसका नाम है मोटाल्बिक सिकदर।
उसको भी गोली मार दी गई 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मोटाल्बिक सिकदर की भी गोली मार दी गई, उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अब चूंकि उस्मान हादी के मामले में यूनुस एक्सपोज हो चुका था, तो वो सिकदार की मौत को ज़्यादा टाल नहीं सकता था, उसको तुरंत बताना पड़ा कि भाई उसकी डेथ हो गई है। अब उसके बाद से इस बीच क्या हुआ, इस बीच 20 तारीख को 19 या 20 तारीख को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, और जो नृशंस हत्या की गई उसने सबको देखा, पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। फिर जब 21 तारीख को मोटाल्बिक सिकदार को गोली मारी गई, उसके बाद 22 तारीख को 23 तारीख को अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू युवक को मार दिया गया। और 19 से 23 तारीख के बीच में कुछ बच्चे, मासूम बच्चे जो हिंदू परिवारों के थे, उनको भी मार दिया गया। करीब 4 बच्चों को मार दिया गया। ये सब कुछ चलता रहा, हिंदू सेंटिमेंट आहत हो और मुसलमानों की भावनाएं भड़के, उनके भीतर हिंदुओं के प्रति गुस्सा भड़के। इसके लिए अब मेरे पास एक और आंकड़ा, आप देखिए कि 23 दिसंबर को फ्लाईओवर से बम फेंका गया। कहाँ पर? मोग बाजार, ढाका में। उसमें कुछ युवक की मौके पर मौत हो गई। दक्षिण केरानीगंज मदरसा 27 दिसंबर को वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ, और उस बम ब्लास्ट में 2 कमरे ढह गए, 4 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा 18 से 20 दंगे हो चुके हैं 12 तारीख से लेकर 28 दिसंबर तक। अब इन सब के पीछे कौन है? देखिए, बांग्लादेश में रमज़ान से पहले चुनाव होना है, यानी फरवरी 2026 में चुनाव होगा, और रमज़ान से पहले जो वहाँ की अंतरिम सरकार है वो चुनाव कराने के मूड में है नहीं। मोहम्मद यूनुस, देखिए हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, वो विदेशी नागरिक है, लेकिन चूंकि उसका जन्म बांग्लादेश में हुआ और अमेरिका के जो डीप स्टेट एजेंट्स थे उनके इशारे पर उसे बांग्लादेश का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। क्योंकि जब उसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तब जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और जो बाइडेन और CIA डीप स्टेट के बीच बहुत गहरे लिंक थे, तो उसको केयरटेकर बनाकर भेजा गया। लेकिन वो चाहता है कि भाई जो मज़ा मुझे मिला वो मज़ा मेरे हाथ से जाए नहीं जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और उसको ये बात भी पता है कि अगर कोई दूसरी सरकार आई तो हो सकता है उसे फिर से, जैसे शेख हसीना ने उसको जेल में डाला था, जेल में डाल दिया जाएगा। और ये जान लीजिए कि अगर दूसरी सरकार आती है तो या तो मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भागेगा या वो पूरी तरह अमेरिका में बस जाएगा। उसकी ये पूरी प्लानिंग है और सारे पासपोर्ट वगैरह उसके तैयार हैं। तो कुल मिलाकर वो ये चाहता है कि चुनाव ही ना करवाएं हम, और इसी वजह से ये सारे माहौल वो बना रहा है, और सारे माहौल वो बनाकर एक मैसेज पब्लिक के बीच देना चाहता है कि देखिए बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भारत जिम्मेदार है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो अब ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, उसने क्या कहा, उसके पास कोई सबूत नहीं है, सब हवा हवाई, कि जो उस्मान हादी के शूटर थे फैसल करीम मसूद और जो मुख्य शूटर था और आलमगीर शेख, ये दोनों भागकर मेघालय के रास्ते भारत में चले गए हैं। जबकि आपको भी पता है कि भारत ने बॉर्डर पर कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है कि एक भी बांग्लादेशी नागरिक घुस नहीं सकता है। हिंदुओं को भी घुसने के लिए नहीं मिल रहा है। हिंदू इसीलिए तो बांग्लादेश के हिंदू गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि बॉर्डर खोल दीजिए। अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐसा एविडेंस पेश नहीं कर पाई है बांग्लादेश की पुलिस। दूसरी चीज़ कि जो उस्मान हादी को मारा गया ये इनका आपसी विवाद था, फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख और उस्मान हादी के बीच, क्योंकि आरोप ये है कि करीम मसूद की गर्लफ्रेंड पर गंदी नज़र रखता था उस्मान हादी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया भी था कि कल बांग्लादेश में कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा देश हिल जाएगा, और इसी वजह से जो है आपने देखा कि चीज़ें बिगड़ती चली गई। तो बांग्लादेश का ये अपना इंटरनल मामला है, और इसमें जानबूझकर सिर्फ भारत की भावनाओं को या भारत को भड़काने के लिए, भारत को उकसाने के लिए इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इन सब के पीछे भारत है, और जानबूझकर कि चुनाव ना हो इसलिए ये धमाके, ये मारना पीटना, ये ठोकना, ये सब कुछ हो रहा है। आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।